सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं निकुल सर आज आपको चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड, जो आपकी 11th साइंस का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, वो आज इस वीडियो के अंदर समझाने जा रहा हूं। मेरा इंट्रोडक्शन करा रहा हूं मैं निकुल सर, विजन ई लर्निंग एंड विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आज आपको इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराता हूं। काफी सारे बच्चों को ऐसा होगा कि ये शायद उसका 11th साइंस का फर्स्ट चैप्टर हो या फर्स्ट लेक्चर हो, तो आई होप आप जरूर एंजॉय करोगे इस लेक्चर के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर्स है वो आपको फिजिक्स की फील देगा, आपको फिजिक्स से लव कराएगा। यानी कि एक फिजिक्स का हमारे रूटीन लाइफ के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है वो आज आप इस चैप्टर्स के थ्रू सीखोगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर जरूर करूंगा कि ये जो चैप्टर है वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड मींस शायद 0 मार्क्स इन जेईई, 0 मार्क्स इन नीट हो सकता है। शायद आपकी स्कूल की एग्जाम में भी ये चैप्टर स्किप हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस है। क्यों? जस्ट बिकॉज 90% टीचर्स जस्ट स्किप दिस चैप्टर ड्यू टू थियरिकल कंसेप्ट एंड नॉट इंपॉर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन। लेकिन सुनो बच्चों, लेकिन मैं आज आपको फर्स्ट चैप्टर जानबूझ के यही चलाने वाला हूं। क्यों? उसका एक रीजन यही है। क्यों? क्योंकि आपको यदि फिजिक्स के साथ प्यार नहीं होगा, फिजिक्स के आप इन्वॉल्वमेंट नहीं है लर्निंग के लिए, क्या आप जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो उसका एप्लीकेशंस कैसे किया जा रहा है, हमारी डेली रूटीन लाइफ और एप्लीकेशंस यदि पता नहीं है तो आई थिंक कोई भी टॉपिक को समझना आपके लिए नॉन रीजनेबल होगा। आज इसलिए मैं आपको इस चैप्टर फर्स्ट, मेरा 11th साइंस का ये फर्स्ट चैप्टर, इसलिए मैं इसके साथ चालू करता हूं। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली हम जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, जो है हमारा व्हाट इज साइंस चैप्टर में। आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इन डिटेल्स डीप में हम नहीं जाएंगे। थोड़ा ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम सेकंड चैप्टर से हमारा रेगुलर 11th स्टैंडर्ड यानी कि 11th साइंस की शुरुआत करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम बैठेंगे साइंस। यदि आपने डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे साइंस ही लेना है, इंजीनियर डॉक्टर ही बनना है, तो देखते हैं साइंस का मीनिंग क्या है। सो द साइंस जो वर्ड है वो एक्चुअली लैटिन वर्ड साइंटिया से आया हुआ है। साइंस वर्ड लैटिन वर्ड साइंटिया से आया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है टू नो। जिसका मीनिंग क्या होता है बेटा? टू नो मीन्स जानना। जानना, कौन सी चीज जाननी है? तो हमारे आसपास हो रही, हमारे बॉडी के अंदर हो रही केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, वो सब कुछ आपको साइंस के अंदर सीखना होगा। वैसे तो आपको पता ही होगा, तो साइंस एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। साइंस एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फिजिक्स जहां आपको फिजिकल चीज के साथ या फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीज के साथ आपको काम करना होगा। केमिस्ट्री, जो जनरली केमिस्ट्री के यानी कि केमिकल इक्वेशंस के साथ आपको काम करना होगा। और बायोलॉजी यानी कि हमारी बॉडी के रिगार्डिंग आपको प्रोसेस के लिए काम करना होगा। मेरे लिए फिजिक्स मेरा लव है, फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स को हम किंग बोलते हैं। वैसे मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारा इतिहास बोल रहा है। फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, वेदर मैथमेटिक्स इज अ किंग, क्वीन। मैथमेटिक्स को क्वीन बोलते हैं। हाँ, किंग एंड क्वीन साथ में होगा मीन्स व्हाट? फिजिक्स के अंदर मैथ्स भरपूर आएगा। तो ऐसा मत सोचो कि यदि आपने मैथ्स बायोलॉजी लिया है, मैथ्स नहीं पसंद कर रहे हो, तो फिजिक्स में शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर्स, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं बेटा, मैथ्स को भी लव करो, फिजिक्स को भी लव करो, तो ही आप फिजिक्स को अच्छे से जान सकोगे। तो साइंस का मीनिंग क्या हुआ? टू नो। टू नो का मीनिंग जानना। हमारे आसपास जो भी ऐसी चीज हो रही है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, साइंटिफिक फॉर्म में, ऑर्गेनाइज फॉर्म में उसको जानोगे, जिसको हम बोलेंगे साइंस। तो प्रॉपर डेफिनेशन हम जाएंगे, इट इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इन डिटेल्स। यानी कि हमारे आसपास हो रही नेचुरल फिनोमिना को डिटेल्स में जानने के लिए एक सिस्टमेटिक
एंड ऑर्गेनाइज जो नॉलेज इकट्ठा कर रहा है उसको हम बोलेंगे साइंस। साइंस यानी कि एक प्रॉपर नॉलेज जिससे हम आसपास हो रही हमारी नेचुरल फिनोमिना को जान सके। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो बेटा फिजिक्स का मीनिंग क्या है? वैसे आज आपको फिजिक्स का ये चैप्टर, फिजिक्स का ये सब्जेक्ट सीखना है तो बेहतर होगा कि आप फिजिक्स को भी जान लो। सो फिजिक्स है, इट्स ऑल्सो सेम एज साइंस डेफिनेशन, लॉज। फिजिक्स एक लॉ है, एक इंफॉर्मेशन है जो एक्सप्लेन कर रही है फिजिकल वर्ल्ड को, यानी कि लॉज दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड इज कॉल्ड फिजिक्स। अदरवाइज हम दूसरे वर्ड के अंदर भी बोल सकते हैं इट्स अ बेसिक लॉ ऑफ नेचर, यानी कि नेचर का एक बेसिक लॉ है फिजिक्स। शायद आपको ये लेक्चर थोड़ा बोरिंग हो सकता है, क्यों? क्योंकि जनरली ये डेफिनेशंस एंड थियरिकल टर्म से भरा हुआ चैप्टर्स है, लेकिन आई प्रॉमिस आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको साइंस के बारे में मिलेगी, फिजिक्स के बारे में मिलेगी। 100% प्लीज इस वीडियो पे बने रहना लास्ट तक, तो ही आप इस चैप्टर को अच्छे से जान सकोगे। सो तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंस। यदि साइंस का स्टडी करना है हमें, यदि हमें साइंस का स्टडी करना है तो कौन से मेथड अपनानी पड़ेगी? तो देयर आर मैनी मेथड्स बट फिक्स स्टेप टू इन्वॉल्व, यानी कि हम एक प्रॉपर साइंस का स्टडी करने के लिए, साइंस का लॉ बनाने के लिए, यदि हमारा कुछ इन्वेंशन है, नई कोई चीज ढूंढनी है, तो एक सिस्टमेटिक मेथड से जाना होता है। ऐसा नहीं कि कोई किसी ने बोला और मान लिया और लॉ बन गया साइंस का, ऐसा नहीं हो सकता। साइंस के लिए एक बेसिक स्टेप जरूरी है। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप है हमारा सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। ये 6 स्टेप आप याद रखो, इंपॉर्टेंट है। तो अब हम जाएंगे सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन क्या है। क्या है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन? तो आपको पता होगा क्या? तो न्यूटन जब वो पेड़ के नीचे, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था और एप्पल नीचे गिरा, तो क्या सोचा कि यार ये नीचे ही क्यों गिरा, नीचे ही क्यों गिरा। पहले तो ऑब्जर्व किया, अब देखा, यानी कि ऑब्जर्व किया, क्या एप्पल नीचे गिरा, फॉल डाउन। अब वो ऑब्जर्वेशन के बाद यदि उसने ऑब्जर्व ही नहीं किया हुआ तो शायद ग्रेविटेशनल लॉ होता ही नहीं। अब क्या किया उसने? खाली ऑब्जर्व नहीं किया, अब उसने एक्सपेरिमेंट किए। किसके साथ? एप्पल के साथ ना, एप्पल के साथ साथ उसने काफी सारे अदर ऑब्जेक्ट के साथ किए। क्या ऐसा तो नहीं है ना खाली एप्पल ही नीचे गिर रहा है? काफी सारी चीज, कोई भी चीज जो हम ऊपर फेंकेंगे वो सारी नीचे आएगी। ऐसे काफी सारे उसने एक्सपेरिमेंट किए कि उससे उसने वो थियरी पे आया, जो थियरी कहती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे ही आता है। इसका मीनिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फिक्स टाइप का फोर्स लग रहा है, जो फोर्स जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ये मैं एक आप एग्जांपल ले रहा हूं एप्पल का, राइट? आपको ये जो सिस्टम या स्टेप है उसको समझाने के लिए एक एग्जांपल के जरिए आपको मैं जा रहा हूं। आप चाहे यहाँ एग्जांपल कोई भी ले सकते हो, ओके? दूसरा एग्जांपल आपको ओम्स लॉ भी लेना होगा तो आप ले सकते हो, लेकिन हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बेसिक एक एग्जांपल को याद रखो और स्टेप को लर्न कर दो। तो बच्चों अब जैसे ही एप्पल नीचे ही गिरा, उसने ऑब्जर्वेशन किया, काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट के बेस पे उसने अपना एक लॉजिक लगाया कि कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे ही आ रहा है। नीचे आ रहा है मीन्स व्हाट? यदि मैं उसका ऊपर फेंकूंगा तो ही नीचे आ रहा है, चाहे मैं उसको 10 माले की बिल्डिंग से फेंकूं या फिर 1 मीटर अंतर से यदि ऊपर से नीचे फेंक रहा हूं तो भी वो नीचे आ रहा है। एप्पल नहीं सर, मैं किसी दूसरे लोगों को भी फेंक दा, लेकिन प्लीज बात ध्यान रखना, कोई भी दूसरी या चीज को फेंकना, बंदे को नहीं फेंक देना नीचे, ओके? वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, एक्सपेरिमेंट आपका फेल हो जाएगा, ओके? सो कोई भी चीज नीचे ही गिर रही तो उसने क्या किया? अपना रीजनिंग लगाया। क्या रीजनिंग लगाया? कि वो नीचे ही आ रहा है, कोई भी चीज को ऊपर फेंकू तो भी वो नीचे ही आएगी, और डायरेक्टली फेंकू तो भी वो नीचे आ रही है। डेट मीन्स एक ये जो अर्थ है, अर्थ वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। अब उसने वो ऑब्जर्व किया कि क्या अर्थ ही खींच रही है, सन भी खींच नहीं रहा है,
अर्थ को, जिसके लिए अर्थ एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रही है। तो उसने क्वांटिटेटिव रीजनिंग की है। क्वांटिटेटिव यानी कि नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसका उसने एक्सपेरिमेंट तो शायद नहीं कर सकता सन के साथ, लेकिन वो रीजनिंग खुद कर सकता है। अब उस हिसाब से वो हर एक ऐसे ऐसी पहली को उसने सोल्व किया और चेक किया कि जो फोर्स लग रहा है क्या वो मास चेंज करने से या डिस्टेंस चेंज करने से चेंज हो रहा है। यदि हो रहा है तो कौन से फॉर्म में हो रहा है, कौन से पैटर्न्स में हो रहा है। तो वो पैटर्न उसने डिसाइड की। उसने पता चला कि जो फोर्स है वो मास पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे मैं मास बढ़ाते जाऊंगा फोर्स भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ाते जाऊंगा तो फोर्स कम हो रहा है। क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों यहां ऐसी हुई चीज की फोर्स, मास एंड डिस्टेंस का उसने रिलेशंस निकाला। कौन सा रिलेशंस? मैथमेटिकल रिलेशंस, जिसको हम बेसिकली फॉर्मूला बोलते हैं। क्योंकि कोई भी थियरी सबूत मांगती है। कोई भी थियरी, जैसे हमारा न्याय सबूत पे चलता है, वैसे ये साइंस भी सबूत से चलता है। तो सबूत था ये फोर्स। बाद में उसने प्रेडिक्शन किया कि ऐसा ही हो सकता है और एक फिक्स कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी हद के, ये कांस्टेंट टर्म्स है जो जनरली हर एक केस के लिए सेम वैल्यू बन रही है। 6.67 शायद याद हो तो आपको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये 9.8 वाला जी नहीं है, याद रखना। अब वो फाइनल नतीजे पे आ गया। उसका प्रिडिक्शन जो था वो ये कुछ मिल गया है। पहले उसने ऑब्जर्व किया, एप्पल गिरा, एक्सपेरिमेंट किए एप्पल से अलावा दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, अपना क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग यानी कि उसने सोचा कुछ कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कितने डिस्टेंस पे मायने रखता है, कौन से फैक्टर पे अफेक्ट कर रहा है। बाद में उसने एक फॉर्मूला दिया जिसको मैथमेटिकल मॉडलिंग बोलेंगे। प्रेडिक्शंस, वो फॉर्मूला को कंफर्मेशंस के बेस पे। अब बात हुई वेरिफिकेशन की। क्या ये फॉर्मूला, ये चीज अर्थ के ऊपर ही डिपेंडेंट है या फिर स्पेसिफिक मेरे एरिया में ही डिपेंडेंट है कि हर जगह है? यदि हर जगह है तो वो प्रेडिक्शन उसका वेरीफाई होने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद वो जो थियरी थी वो एक लॉ बन जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों? यदि वो वेरिफिकेशन नहीं होगा और फॉल्सिफिकेशन होगा तो वो लॉ नहीं बनेगी। अब वो उसकी एक थियरी ही रहेगी, वो एक थियरी बन जाएगी, वो लॉ नहीं बन पाएगा। तो इसी हिसाब से इस साइंटिफिक मेथड के इस स्टेप से कोई भी बेसिक इंफॉर्मेशन के जरिए, कुछ ऑब्जर्वेशन के जरिए हम एक नया इन्वेंशन, नया फिजिक्स, नया फॉर्मूला, नया थियरी, नया लॉ बना सकते हैं। शायद आपके लिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज हो सकती है, क्योंकि आज जो मैं अभी समझाने जा रहा हूं ना, ये जो चीज है ना, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी कि आप कॉलेज स्कूल की दुनिया के बाद में जब कुछ रिसर्च के बेस पे या फिर कोई नया इन्वेंशन के जरिए आप कुछ नई सोच, नया इन्वेंशन करोगे, तब ये आपको स्टेप एक पीएचडी लेवल पे बढ़ाए जाते। शायद इसलिए सारे टीचर्स इस चैप्टर को स्किप कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो इतनी प्रॉपर तरीके से शायद समझा नहीं पा सकते। यदि टीचर समझा पा सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा भी सकते हैं, लेकिन शायद स्टूडेंट्स इतना, क्योंकि उसका लेवल नहीं अभी 10th स्टैंडर्ड में था, अब डायरेक्टली पीएचडी लेवल का पढ़ाने लगोगे तो कॉमन चीज है, प्रॉब्लम्स तो होगी। तो शायद आपको भी ये दिक्कत हो सकती है। यदि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है, अंदर घुस रहा है, दैट मीन्स you are perfect for to take the science, you are perfect to become the engineer and doctor। क्यों? क्योंकि आपका माइंड भी शायद इस लेवल का ही है, तो ही आप ये चीज आप अभी समझ सकते हो। ओके, 90% स्टूडेंट्स आर फेल टू अंडरस्टैंड दिस थियरी। यदि आप समझ रहे हो तो आप 10% में हो। इट्स गुड फॉर यू, इट्स गुड फॉर योर कैरियर। ओके, सो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, जो फिजिक्स के दो प्रिंसिपल है, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। रिडक्शनिज्म भी बोल सकते हैं उसको। यूनिफिकेशन का मीनिंग क्या है बच्चों? यूनिफिकेशन का मीनिंग है यूनिफाई करना। यूनिफाई मीन्स व्हाट? अलग अलग बिखरी हुई लॉ को, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड हुए थियरी को हम एक साथ रख के कोई एक थियरम, कोई एक लॉ से हम क्या नहीं समझ सकते? यानी कि मुझे दिक्कत हो रही है चलने में,
मुझे दिक्कत हो रही है चलने में, मुझे दिक्कत हो रही है साइकिल चलाने में, मुझे दिक्कत हो रही है दौड़ने में। तो ये सारी तीन प्रॉब्लम्स कौन से बेस पे है? वर्क एंड एनर्जी, यानी कि बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है शायद, इसलिए ये तीन चीज के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं ये तीन चीज को अब एक एनर्जी के साथ जुड़ूंगा तो मेरा यूनिफिकेशन हुआ। समझ में आ रहे बच्चों? तो वैसे ही बहुत सारे लो को देखा तो एप्पल नीचे गिर रहा है तो उसका जो लो है वो सन एंड अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो, सन एंड मून के बीच का फोर्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स। यहां आप बात करें तो सारे केस के अंदर एक फोर्स लग रहा है, वो सारे ऑब्जेक्ट जो खुद मास वाले हैं, यानी कि अलग अलग थियरी को, अलग अलग कॉन्सेप्ट को हम एक ही लॉ में समझेंगे तो उसको हम बोलेंगे यूनिफिकेशन। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। ओके, यूनिफिकेशन मीन्स व्हाट? ऑल टू वन, यानी कि नंबर्स ऑफ वन और टू, मिनिमम लो। बहुत ज्यादा डिफरेंट लो को समझने के लिए हमको एक सिंपल से लो, एक ही लो को हम समझे तो उसको हम बोलेंगे यूनिफिकेशन। एग्जाम्पल है उसका ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लेंस लो आएंगे, फेरेडे लॉ आएगा, चार्ज लॉ आएंगे, किरचॉफ लॉ आएंगे, सब कुछ आ सकता है। ये सारे लॉ किस में आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो ये क्या है? एक ही लॉ है, कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ग्रेविटेशनल अभी मैंने वही समझाया आपको। तो समझ रहे हो ना आप? यूनिफिकेशन यानी कि बहुत ज्यादा चीज से कोई एक चीज में कन्वर्ट होने की प्रोसेस। ओके, जिसको हम बोलेंगे मेनी टू वन। ओके, रिडक्शनिज्म पे ज्यादा अब आपको समझ में आ गया होगा। यूनिफिकेशन का उल्टा, वन कॉम्प्लेक्स टू मेनी सिंपल। मेनी टू वन यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन से एक सिंपल वन फॉर्मूला पे ध्यान दे, वन लो पे ध्यान दे, या फिर वन कॉम्प्लेक्स यानी कि एक ऐसा लो है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं सकोगे तो हम क्या करेंगे? उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि वन टू मेनी। एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम छोटे छोटे सिंपल पार्ट्स में डिविजन्स करेंगे तो उसको हम बोलेंगे, उस अप्रोच को बोलेंगे हम रिडक्शनिज्म्स। इसका एग्जांपल है थर्मोडायनामिक। ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप ये जो दोनों डेफिनेशन है, क्योंकि मैंने जो समझाया वो अपने लैंग्वेज में, एक देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, शायद वो एक्सप्लेनेशन शायद आपके स्कूल के टीचर, क्योंकि काफी सारे टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स बेसिक टेक्स्ट बुक की जो डेफिनेशन होता है उसको ही प्रायोरिटी देते हैं। तो मैंने वो टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन भी दिखी है, वैसे कुछ हार्ड एंड फास्ट अलग नहीं, थोड़ा वर्ड को कॉम्प्लिकेशंस दिया हुआ है। क्या है, हम वापस रिवाइज कर लेते हैं यूनिफिकेशन को। दिस अप्रोच एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट फिनोमिना यानी कि मेनी फिनोमिना ऑन द बेसिस ऑफ वन और मिनिमम लॉ। क्लियर? मेनी फिनोमिना को एक वन लॉ पे अप्रोच करे, एक्सप्लेन करे, उसको हम बोलेंगे यूनिफिकेशन। तो यहां वही चीज है, बिगर प्रॉब्लम्स, बिगर प्रॉपर्टी को, कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूट सिंपल पार्टिकल्स में, यानी कि बिगर यानी कि एक बड़े वन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे सिंपल मेनी पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इट इज कॉल्ड द रिडक्शनिज्म्स। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मीनिंग क्या, यानी कि फिजिक्स जो है वो कहां कहां यूज हो रहा है, इसके बारे में आप सीखेंगे। दूसरी चीज इस टॉपिक के ऊपर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पूरे ये 2 ईयर की आपकी कैरियर में या आपकी 2 साल की साइंस की जर्नी के अंदर आप कौन सा टॉपिक सीखोगे वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। यानी कि मुझे आपको ये 2 साल का समरी बनाना है खाली 5 मिनट के लिए, तो आज शायद मैं यही समझा दूं तो आपके लिए इनफ है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो स्कोप ऑफ फिजिक्स यानी कि फिजिक्स की एक ऐसी कोनी, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन, फिजिक्स का ऐसा इम्प्लीमेंटेशन जो हम कहां उसका अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो बोलूं कहां यूज नहीं हो रहा है फिजिक्स। यारो, फिजिक्स तो एक जान है, फिजिक्स पहचान है साइंस की, क्योंकि फिजिक्स नहीं है तो साइंस नहीं है। सो लेट द स्टार्ट। फिजिक्स के कौन कौन से स्कोप है और कौन कौन से स्टैंडर्ड में आप कौन कौन सी चीज के बारे में आप समझोगे। वैसे फिजिक्स को हम सिंपल एंड
इजी लैंग्वेज में डिवाइड करें फिजिक्स के स्कोप को, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्लासिक एंड मॉडर्न। क्लासिक यानी कि पुरानी और मॉडर्न यानी कि अभी की। ऐसा नहीं है कि क्लासिक है तो वो रॉन्ग होगी, वो भी सही है, मॉडर्न मॉडर्न है। ओके, वैसे पहले मैक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करते थे, मैक्रो यानी कि थोड़ा बड़ा, अब माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी कि एकदम स्मॉल, स्मॉल और ये लार्ज, यानी कि जब लार्ज बॉडी यानी कि ऐसी चीज जो आप देख सकते हो उसके लिए ये क्लासिक फिजिक्स है, और ऐसी चीज जो आप देख नहीं सकते उसके लिए ये मॉडर्न फिजिक्स है। काफी बार उसको क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं। तो लेट द स्टार्ट, कौन कौन से टॉपिक है। तो वैसे मैं आपको बताऊं तो ये जो टॉपिक है मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स, वो दोनों टॉपिक आप 11th स्टैंडर्ड में सीखोगे। यानी कि ये आपका फर्स्ट पार्ट है, जो दो बुक्स आपको एनसीईआरटी वालों ने दी है, उसमें फर्स्ट बुक्स में आप मैकेनिक्स के बारे में सीखोगे, और सेकंड पार्ट्स के अंदर यानी कि ये आपका पार्ट 1 और ये आपका है पार्ट 2। ओके, यहां हम बात करेंगे तो पार्ट 1, थोड़े चैप्टर पार्ट 1 के जनरली पार्ट 2 के अंदर ही आ जाते हैं, और ये भी पार्ट 2 के अंदर। ये होगा आपका 12th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट, यानी कि ये तीन पोर्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड क्वांटम, वो आप 12th स्टैंडर्ड में सीखोगे बच्चों, और ये मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स वो आप 11th स्टैंडर्ड में सीखोगे। सो तो मैकेनिक्स के बारे में हम डिटेल्स में जाएंगे। तो मैकेनिक्स के अंदर आप क्या क्या सीखोगे, तो आपको कैसे चलना है, नहीं सॉरी आपका ऑब्जेक्ट जो है यानी कि कोई भी चीज है उसके मोशंस के रिगार्डिंग, चाहे मोशन वो 1 डायमेंशन हो, 2 डायमेंशन हो, कोई भी चीज को मैं फेंक रहा हूँ, कार कैसे चल रही है, उसके अंदर कितना पावर है, कितना वर्क लग रहा है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये सब कुछ आप इस टॉपिक के अंदर सीखोगे। समझ में आ रहे बच्चों? कौन से टॉपिक, मोशंस के यूनिट एंड मेजरमेंट, काफी सारे यूनिट का कैसे अप्लाई करें, मेजरमेंट कैसे करें, तो ये सारी चीज आप मैकेनिक्स के अंदर सीखोगे। थर्मोडायनामिक के अंदर क्या होगा, तो थर्मोडायनामिक में जनरली हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, लो सारे थर्मोडायनामिक्स के ये सब कुछ आप सीखोगे। हीट, टेम्परेचर, ये सब कुछ आप इसके रिगार्डिंग सीखोगे। ओके, ये आपका सेकंड पार्ट रहेगा। दूसरी आप काफी सारी सॉलिड एंड फ्लूइड की प्रॉपर्टी सीखोगे, सॉलिड एंड फ्लूइड की प्रॉपर्टी, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, ये सब कुछ बेसिक में आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इतना डिटेल में तो जा नहीं सकता। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट बुक, फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर आप सीखोगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब कुछ, एसी करंट, तो ये सब कुछ आप सीखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। किस में सीखोगे आप? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ऑप्टिक्स के अंदर क्या सीखोगे, तो ऑप्टिक्स के अंदर जनरली ज्यादा नहीं सीखना है आपको, लाइट के बारे में सीखना है। वाई सन आपको पता है रेड कलर का क्यू है। ओके, ये काफी सारे ऐसे टॉपिक जो आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, वो सारे टॉपिक्स आपको, और 10th स्टैंडर्ड में, सॉरी 10th में भी आ गए काफी सारे टॉपिक। तो कौन कौन से टॉपिक, तो लेंस, मिरर, माइक्रोस्कोप, याद करो, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। ओके, थोड़ी राइटिंग इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि वैसे आपको जरूरत नहीं, आपको सुनना ही है खाली। ओके, क्योंकि अच्छे राइटिंग के लिए अब थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए बेटा। क्वांटम्स ये इंपॉर्टेंट है, और मॉडर्न फिजिक्स है। अभी जो भी नई चीज डेवलप हो रही है वो सारी इसके बेस पे है। इसमें आप सीखोगे एटॉम्स, न्यूक्लियस के बारे में, इसमें आप सीखोगे सेमीकंडक्टर के बारे में। कौन से सेमीकंडक्टर, तो जो अभी जो रिसेंटली पीसी, कंप्यूटर, इंटरनेट के लिए जो यूजफुल चीज है उसके बारे में आप सीखोगे। कम्युनिकेशन लेवल के बारे में आप सीखोगे, तो काफी सारे न्यूक्लियस के बारे में सीखोगे। तो ऐसे ऐसे टॉपिक जो हम देख नहीं सकते, बहुत छोटे लेवल पे काम करेंगे, वो सारे इसके अंदर आएंगे। तो आई होप बच्चों आपको पता चल गया होगा कौन कौन सी चीज आप सीखने वाले होगे। तो आपको तो शायद वही माइंड में होगा कि सर शायद कुछ बाकी रहा ही नहीं। आपके हर एक आंसर, आपके हर एक डाउट साइंस के, स्पेशली फॉर फिजिक्स के, आपको 11th 12th स्टैंडर्ड में कवर हो चुके।
तो इसीलिए आज मैं आपको ये चैप्टर समझाने रहा हूं। इस चैप्टर का समझाने का मेन रीजन यही है कि आप क्या समझने जा रहे हो, इसके आप प्री प्रिपरेशंस कर रहे हो, प्री प्लानिंग हो रही है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ओके, कोई भी इमारत बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, तो वो आपके माइंड के अंदर कौन कौन से जगह कौन कौन सी चीज डालनी है, उसका जो माइंड मैप है ना, वो आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, जिससे आपको बहुत फील आएगा। फिजिक्स के अंदर इतना फील आएगा, इतना मजा आएगा कि आप फिजिक्स को एक सब्जेक्ट के जरिए नहीं, आप एक टॉपिक के लिए सीखोगे। यानी कि फिजिक्स आपके लिए अब आपकी जान बन चुकी होगी। आप फिजिक्स के और फिजिक्स आपका। ओके, सो लेट द नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो ही फिजिक्स के रिगार्डिंग है। देखो, फिजिक्स इसलिए हो रहा है क्योंकि आज आप इस सब्जेक्ट के अंदर एंटर हो रहे हो, और मेरी जवाबदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इस सब्जेक्ट से ऐसा परिचय हो, ऐसा इंट्रोडक्शन हो जो शायद किसी टीचर्स ने आपके साथ नहीं करवाया होगा। क्यों? कि जब तक आप उस चीज को पसंद नहीं करोगे तब तक वो चीज सीख नहीं पाओगे। वो मेरी पर्सनल बिलीफ है। तो मैं यहाँ आपका काम क्या कर रहा हूँ, फिजिक्स को पसंद कराने का काम कर। शायद करते होगे तो वेल एंड गुड है, नहीं करते तो करने लगोगे। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से क्या इंटरकनेक्टेड है, उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगी, बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं आपको कि जब जब फिजिक्स ढूंढा हुआ है, यानी कि फिजिक्स नया कुछ फाइंड हुआ है, फिजिक्स के अंदर कुछ नया इन्वेंशन हुआ है, तब वो नया टेक्नोलॉजी का बर्थ हुआ है। जब फिजिक्स नया कुछ आया, फिजिक्स के अंदर कुछ नया डेवलप हुआ, तब वही डेवलपमेंट एक टेक्नोलॉजी का बर्थ देती है, यानी कि जन्म देती है। कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फाइंड हुए, शायद किसी को पता नहीं था, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतना काम आएंगे कि हम बैठे आज अभी आपको मेरे घर पे बैठे आपको ये लेक्चर्स ले रहा हूं। शायद वो मोबाइल, चाहे वो इंटरनेट, ये लैपटॉप, ये आपका जो भी चीज है, वो शायद इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। यानी कि जब फिजिक्स को, जब टेक्नोलॉजी को कोई भी चीज की जरूरत पड़ी है, तब फिजिक्स काम आया है। यानी कि जब सिलिकॉन चिप्स फाइंड हुई, शायद किसी को तब पता नहीं था कि ये सिलिकॉन चिप्स के जरिए हम कंप्यूटर बना लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम वायरलेस कम्युनिकेशन से यूज करेंगे। ये हमारी टेक्नोलॉजी है, यानी कि हमने डेवलप की हुई है, ये तो ऑलरेडी थी, बस हमने इन्वेंट की है। तो इसलिए फिजिक्स इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। ओके, तो उल्टा भी हो सकता है। कैसे? तो जब टेक्नोलॉजी को जरूरत हुई, जब टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस करने की जरूरत हुई, तब फिजिक्स का बोर्न हुआ, यानी कि जन्म हुआ। कैसे? जब हीट इंजन फाइंड हो चुका था, प्रॉब्लम ये था हीट इंजन फाइंड हुआ, उस पर कौन से लो काम कर रहे वो शायद 100% क्लियर नहीं था किसी को। यानी कि आपने मशीन बना लिया, लेकिन वो मशीन अब इस हिसाब से काम नहीं कर रहा है। जैसे आपको पता हो कि पहले के जमाने में जो भी डिवाइस थे, जैसे एम्बेसडर कार ले लो, तो उसकी जो जनरली हम बोलते एवरेज जो है बहुत कम रही थी, 2 से 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर। अब हमें जरूरत थी उस इंजन को बदलने की, नहीं, उस इंजन की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की जरूरत थी। इंजन तो शायद सही था, लेकिन उस एफिशिएंसी प्रॉपर काम नहीं, यानी कि हमें उसके अंदर कोई चेंजेस लाने थे। उस चेंजेस को लाने के लिए हमने काम किया, और काम करते करते एक फिजिक्स की एक नई ब्रांच जनरेट हुई, जिसको हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक्स। जिसको हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनामिक्स। तो कैसे फाइंड हुआ? यहां प्रॉब्लम्स हो रहा था, इसका सॉल्यूशन फाइंड करते करते हम फिजिक्स की एक नई ब्रांच को डेवलप कर दिया, जिसको हम बोलते थर्मोडायनामिक्स। शायद आपने स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा। तो इसने एक बुक्स लिखी थी, थियरी ऑफ एवरीथिंग। थियरी ऑफ एवरीथिंग, ये बुक्स लिखी थी स्टीफन, शायद स्पेलिंग चेंज हो सकता है, हॉकिंग्स।
वैसे वो आपको याद हो चेयर पे बैठा रहता, तभी तो वैसा एक्सपायर हो चुका है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थियरी उसने दी थी। शायद उस थियरी में वो ऐसा बोलता था, जैसे अभी हम यूनिफिकेशन की बात कर रहे थे ना, ये टॉपिक यूनिफिकेशन की, तो शायद यहाँ भी वो काम हो सकता है। क्योंकि जब स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा कि मैं एक ऐसा साइंस के पीछे लगाऊं जो साइंस शायद सारे लॉ का एक जरिया है, यानी कि सारे लॉ को एक ही, दुनिया के सारे लॉ, नियम, रूल्स, थियरी, उसको कहीं में एक लॉ में कन्वर्ट कर दूं, वो शायद ऑलमोस्ट पहुंच चुके ही थे। उसने बताया था कि थर्मोडायनामिक का सेकंड या थर्ड रूल्स जो है वही मेन है, पूरे दुनिया की रूल्स जो है, पूरे दुनिया के जो थियरम है उसका मेन यही है। लेकिन अफसोस कि वो एक्सपायर हो चुकी उससे पहले, और वो थियरी शायद हम समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वो बहुत टफ होती है, उसकी लैंग्वेज बहुत टफ है। देखना बच्चों, थियरी ऑफ एवरीथिंग बुक्स को जरूर रीड करो, आपके पास अभी भी टाइम है। यदि आपका 11 साइंस स्कूल में नहीं चालू हुआ है तो प्लीज वो थियरी ऑफ एवरीथिंग, वो बुक्स यदि पीडीएफ फाइल ऑनलाइन मिल जाए आपको तो प्लीज रीड करना। इट्स रिकमेंडेड बाय निकुंज सर। ओके, सो वैसे ही टेक्नोलॉजी में जरूरत पड़ी तो फिजिक्स इंप्रूव हुआ, और फिजिक्स में जब नया इन्वेंशन हुआ तो टेक्नोलॉजी का बर्थ हुआ। ओके, सो समझ में आ गया होगा। अब सोसाइटी से क्या लेना देना है, तो अब सिंपल चीज है, मोबाइल तो सोसाइटी को कितना काम आ रहा है, थर्मोडायनामिक ये कंप्यूटर कितना काम आ रहा है। हाँ, ऐसी भी चीज है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल भी है। क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर पावर प्लांट। शायद ये जो फिजिक्स का ये ब्रांच या फिजिक्स का नया बर्थ सोसाइटी के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है, क्योंकि आज शायद सबसे बड़ा दुनिया के ऊपर खतरा हो तो न्यूक्लियर बॉम्ब का है। सो इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उसका किस हिसाब से, किस तरह से यूज करते हैं। फिजिक्स तो है ही, लेकिन उसका यूज कैसे करना है, एज अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली, वो हमारे हाथ में है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं। देखो, मैंने बहुत अच्छे से डिवाइड कर दिया है पूरे चैप्टर्स को। ओके, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपके लिए माइलस्टोन साबित हो सकता है। क्या है आपको मैं अभी समझा रहा हूं। तो फंडामेंटल फोर्स, मेनली 4 फंडामेंटल फोर्स है। फंडामेंटल इसलिए क्योंकि वही मेन फोर्स है जिससे काफी सारे नए फोर्स फाइंड हुए, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो या कोई भी फोर्स हो। आप बोलोगे मैग्नेटिक फोर्स, तो वो एक्चुअली ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ही डिराइव हुआ है। न्यूक्लियर फोर्स तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से डिराइव हुआ है। तो ऐसे काफी सारे इलास्टिक फोर्स, ओके, अपथ्रस्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशनल अपथ्रस्ट वाला जो फोर्स है ना, आर्किमिडीज ने समझाया, वो सारे फोर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये 4 फोर्स से ही बने हुए हैं। तो हम बाकी फोर्स के ऊपर डिपेंड न रहते, ये 4 फोर्स के बारे में समझते हैं। थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करूंगा, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। यदि डाउट डिफिकल्टी है तो आप वापस इस वीडियो को रिवाइंड करके समझ सकते हो। हाँ, इस चैप्टर्स को प्रॉपर समझने के लिए आप उस एनसीईआरटी की बुक्स को भी एक बार रीड कर लेना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप याद रखो, एक बार जस्ट रीड कर लेना, काफी इंटरेस्टिंग चीज इसमें भी मिल सकती है आपको। सो द ग्रेविटेशन कहाँ लगता है, तो पहले तो हम वो बताएंगे आपको। ये इसलिए आपको मैंने बॉक्स रखा हुआ है कि आप यहां से आप कौन कौन से मटेरियल यूज होता है, कौन किसके बीच में लगता है, यानी कि कौन सी चीज के बीच में लगता है, बिटवीन हूं। दूसरा हम बताएंगे उसकी रेंज के बारे में, वो कितने डिस्टेंस तक लग सकता है। तीसरा हम बताएंगे उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, और चौथा उसके एग्जाम्पल बता देंगे, या फिर वो स्ट्रेंथ की जो उसका जो स्ट्रेंथ है उसकी एक वैल्यूएशन, कंपेरिजन करेंगे बाकी सारे लो से। तो उसका हम यहां लिख सकते हैं कंपेरिजन। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 2 मास के बीच में। किसके बीच में? 2 मास के बीच में। यदि कोई 2 ऑब्जेक्ट है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर यदि मास है, तो उसके बीच में क्या लग सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है। बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आया होगा पक्का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में लगता है? 2 मास के बीच में। ओके, यदि 2 ऑब्जेक्ट है, उसका मास m1 m2 है,
यदि, तो उसके बीच में जो फोर्स लगा वो लगेगा m1 m2, थोड़ी जगह नहीं है, वापिस हम कुछ कर लेते उसका जुगाड़ मास के बीच में लगता है, बिटवीन टू मास। फॉर्मूला बनेगा G m1 m2 अपॉन r²। वैसे ये फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, जिस खाली आपको समझा रहा हूं। अब ये जो फोर्स, उसकी रेंज कितनी है? तो रेंज है इन्फिनिटिव। क्यों? क्योंकि वो बहुत हाई रेंज का है, वेरी हाई रेंज। कितनी? तो इन्फिनिटिव। मैंने आंसर दे दिया आपको ऑलरेडी। चाहे वो इन्फिनिटिव पे क्यों ना हो, दूर चाहे कितने भी हो, नजदीक भी कितने ही हो, यहां ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही, पक्का। ओके। अब दूसरी चीज है, इसको मीडियम की जरूरत पड़ेगी, वेरी हाई रेंज का भी है, और इट नीड्स मीडियम और नॉट, यानी कि यहाँ सॉरी, मैं मीडियम की जरूरत नहीं पड़ सकती, इट डज नॉट नीड एनी मीडियम, उसको मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। चाहे मीडियम हो या फिर ना हो, लगेगा वो पक्का है। तो फर्स्ट चीज हमने फाइंड की, दो मास के बीच में लग रहा है वो, ओके, बिटवीन टू मास, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास। बाद में हम बात करेंगे तो उसकी रेंज, तो वो है वेरी हाई। वेरी हाई तो कितनी है? तो इन्फिनिटी। स्ट्रेंथ, क्या वो पावरफुल है? नहीं। ऐसा बोल सकते हैं जितने भी फोर्स, इसमें सबसे ज्यादा कोई वीकेस्ट फोर्स हो तो शायद ये है। यदि हम चारों का कंपैरिजन करें तो इसका नंबर आएगा 10⁻⁻39 में, यानी कि बहुत 0.000 लेवल का ये फोर्स है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो वो किसके बीच में लगेगा? तो कोई भी दो चार्ज के बीच में लगेगा। कौन से चार्ज हो सकते हैं? एग्जाम्पल 4, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लग सकता है, या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है। यानी कि ये एक कूलम्बीय फोर्स है, जिसको हम कूलम्बीय फोर्स भी बोलते हैं। ओके, 12th स्टैंडर्ड में आप सीखोगे, इसको हम क्या बोलेंगे? कूलम्ब फोर्स। ओके। अब हम आगे बढ़ते, रेंज, तो ये भी वेरी हाई रेंज का है, इन्फिनिटी बोल सकते उसको, और इसको भी कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, इट डज नॉट ऑल्सो रिक्वायर एनी मीडियम। ग्रेविटेशन को भी मीडियम की जरूरत नहीं है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी रिक्वायर्ड नहीं है। स्ट्रेंथ, हाँ ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। कितना स्ट्रॉन्ग है? तो 10⁻², यानी कि 0.01, तो ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग ही रहा है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? पक्का। अब हम बात करते, ये आपके लिए शायद समझना इजी था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपको 12th स्टैंडर्ड में सेकंड पार्ट्स में आने वाले हैं, जो आपको मैं अभी यहाँ समझाना, आपको जस्ट याद रख लेना है, ज्यादा डिटेल में ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, समरी उसको याद रख लो, शायद किसी एग्जाम में एमसीक्यू में काम आ जाए। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, ये जो टॉपिक है ना इस चैप्टर का, शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो किसके बीच में लगता है? तो बिटवीन न्यूक्लियन। अब बोलोगे सर न्यूक्लियन यानी कि क्या? तो आपको पता है कि एटॉम्स होता है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, तो एटॉम्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो वो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। आई थिंक आपको पता ही होगा। तो वो जो प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो बोलोगे सर इसमें और इसमें चेंजेस क्या है? तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं है। क्यों? यहां फोर्स लग रहा है खाली न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर? खाली इन न्यूक्लियस, खाली न्यूक्लियस के अंदर फोर्स लगेगा। तो न्यूक्लियस के अंदर तो कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसके बीच में ही लगेगा। अब न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, तो उसकी जो रेंज है वो शायद वेरी स्मॉल हो सकती है, यानी शॉर्ट रेंज बोल सकते हैं उसको, शॉर्ट रेंज। ओके, कितनी?
तो शायद हम ऐसे बोले कि जब दो न्यूक्लियन यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतने डिस्टेंस पे हो, इतने नजदीक हो, यानी कि ऑलमोस्ट नजदीक, क्या बोले सर, एक दूसरे के ऊपर ही, ऐसे समझ लो 10⁻⁻15 यानी कि 0.00015 टाइम्स 1 0 15 टाइम्स 0, तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट 0 ही हुआ, यानी एक दूसरे से एकदम नजदीक जब होगे तब ही ये फोर्स लगेगा, तभी ये फोर्स लगेगा। अभी आपको ये क्लियर हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन के लिए ये फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर से ये जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस ये जो रेंज से है 10⁻15 उससे कई गुना ज्यादा, यानी कि वो रेंज में ही नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये फोर्स नहीं लगता है। स्ट्रेंथ देखने पे तो वैसे ही पता चल गया होगा कि वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ऐसे बोल सकते स्ट्रॉन्गेस्ट, ये चारों में से सबसे ज्यादा कोई पावरफुल है तो इसको मैं 1 नंबर दे सकता हूं, इसको मैं 1 नंबर दे सकता हूं। क्यों? समझ में आ गया होगा आपको। इसको मैं 2nd नंबर दे सकता हूं, यानी कि सबसे ज्यादा है न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे पावरफुल, बाद में ये फोर्स आएगा। ये तो वीकेस्ट है, तो पता चल गया कि 4th नंबर का ये, तो अब बाकी क्या बचा? 3 नंबर का, यानी कि ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ये टॉपिक वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे तो मुझे समझाना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपको बाउंस ही होगा, फिर भी समझाता हूं क्या है। ये एक्चुअली ऐसे पार्टिकल के बीच में लगता है जो पार्टिकल्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ब्रेक होने से निकल रहा है, यानी कि जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है तब जब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से जो न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो जब निकलता है तब ये एक्चुअली फोर्स लगता है। आप बोलोगे सर ये क्या है, तो आप अभी ऐसे समझ लो, खाली याद रख लो न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है उसके रिगार्डिंग। ओके, हम अभी इसमें डीप में नहीं जाएंगे। शॉर्ट रेंज है, बहुत शॉर्ट रेंज है, वेरी हाई शॉर्ट रेंज। क्यों? क्योंकि जब दो पार्टिकल्स इतने नजदीक होते हैं ना तभी ये फोर्स लगता है 10⁻39, तो शायद ऐसा हो सकता है सबसे ज्यादा कम डिस्टेंस किसको चाहिए, ये, बाद में ये आएगा। ओके, वीक तो नाम से तो वैसे पता चल ही गया क्योंकि वीक है, लेकिन वीकेस्ट नहीं है, वीकेस्ट नहीं है। इसकी यदि हम रेंज दे तो इसकी रेंज आएगी 10⁻13। ओके, इसको यदि दे तो 1 या फिर 10⁻0 भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3 चीज याद रखने, तो उसकी रेंज, उसकी स्ट्रेंथ, उसका कंपेरिजन वैल्यू और किसके बीच में लग रहा है। तो ग्रेविटेशन लगेगा 2 मास के बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगेगा 2 चार्ज के बीच में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगा 2 न्यूक्लियन यानी कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के अमोंग्स, बिटवीन तो नहीं लिख सकते, यहां अमोंग्स बोलेगी क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर लगते हैं। और ये एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो। ओके, ये भूल जाओ आप, डोंट वरी। रेंज तो वेरी हाई रेंज है उसकी, इन्फिनिटी दोनों लगेगा। इसके लिए कम रेंज चाहिए, 10⁻15 मीटर का डिस्टेंस फिक्स है, इतने कम डिस्टेंस से ही लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ये तो वेरी हाई, वेरी शॉर्ट रेंज है। स्ट्रेंथ की यदि बात करें तो सबसे वीक यदि कोई है तो ग्रेविटेशन से बाद में आएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और बाद में ये। कंपैरिजन वैल्यू है, ये कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, जस्ट रेंज की एक्सप्लेनेशन किया है, कंपेयर कर सके हम कि ये कितना गुना और ये कितना गुना है। ओके, ये कोई न्यूटन्स के अंदर वैल्यू नहीं है, याद रखना। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। तो हम इस चैप्टर का लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक हम कवर करेंगे कंजर्वेशन। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग तो टॉपिक नहीं है, ऑलरेडी आपने सीख चुके हो, लेकिन लेट मी इंट्रोड्यूस की आपको कुछ नया सीखने को मिल जाएगा, वो पक्का है। क्या? तो जो भी कंजर्वेशन लॉ है, कौन कौन से लॉ है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, मोमेंटम कंजर्वेशन है, चार्ज कंजर्वेशन है, मास कंजर्वेशन है। ये सारे जो कंजर्वेशन लॉ है ना, वो लॉ में एक चीज है कि वो प्रूफ नहीं हुए हैं, यानी कि जितने भी कंजर्वेशन लॉ नेचर के अंदर हमारे पास है, वैसे आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जब एक कंपनी बाइक की
एवरेज जब देती है कि भी 70 किलोमीटर की एवरेज आएगी आपकी पर लीटर, एक्चुअल रियलिटी कुछ उल्टी हो जाती है। रियलिटी में आप जब चेक कर रहे हो तब आपको मिल रही है 65 या आप ही समझ लो 60 किलोमीटर। तब बोलोगे सर ये या तो ये 10 किलोमीटर का गड़बड़, या तो पेट्रोल कम आया है, या फिर ये बाइक वाले कंपनी ने फ्रॉड किया हुआ है। नहीं बच्चों, ये अपने हिसाब से सही था। उसने कैसे मेजरमेंट किया? बाइक को रोड के ऊपर चलाने से नहीं मेजर किया था। उसने बाइक को एक ऐसे जगह कि जहां कोई नहीं था पर सेम स्पीड से और कम डिस्टेंस के लिए चलाया था, तब ये एवरेज निकली थी। और ये जो रियलिटी में आपको मिल रही है उसमें आपकी जो बाइक है वो स्टॉप ब्रेक लगाते लगाते ऐसे काफी सारे सिचुएशन से पास हो रही है। तो शायद वो 10 किलोमीटर का जो पेट्रोल है वो शायद इस सिचुएशन में वेस्ट हो चुका है। तो ऐसे हम समझे, यदि ऐसे हम प्रैक्टिकली समझे, तो ये मेरा जो 1 किलोमीटर का 1 लीटर का पेट्रोल है उसमें से 700 मिली तो चलो बाइक चालू यानी कि मूव हुई, मोशन में चला गया। तो बाकी का 300 कहां गया? वैसे तो ये मैं ऐसा बोल नहीं सकता हूं कि ये ऐसा ही होगा, लेकिन जिस प्रिडिक्शन है मेरा कि बाकी का 300 मिली वो हीट में कन्वर्ट हुआ। हीट जो आप साइलेंसर पे देख सकते हो, एक बार ट्राई कर लेना। ओ हेलो, ट्राई मत करना, पता चल जाएगा, हैरान हो जाओगे यार सही में। तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। साउंड, आवाज आ रही होती है ना बाइक में से, शायद इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ब्रेक यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी, फोर्स, फ्रिक्शन, रोड का जो फ्रिक्शन लग रहा है बाइक के ऊपर। तो ऐसे काफी सारे ऐसे अदर फैक्टर्स जो होते हैं जिसमें कन्वर्ट होगी। यानी कि 1 लीटर एनर्जी 7 मिली में कन्वर्ट, यानी कि यहाँ 300 का वेस्ट नहीं हुआ, यानी कि एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, क्या हुई है? खाली कन्वर्ट हुई है। आई होप शायद ये जो कॉन्सेप्ट मुझे जो समझा रहा है वो पीएचडी लेवल का कॉन्सेप्ट है बच्चों, शायद समझ लो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, उतनी तो गारंटी है ही। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, लेकिन प्लीज समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज मारुति सुजुकी शायद, या फिर आपको पता है कि हीरो होंडा ऐसी गाड़ी या फिर ऐसी जो 4 व्हील सी होती है वो सक्सेस है जस्ट बिकॉज ऑफ ये लो को वो अच्छी तरह से समझते हैं, वो मैक्सिमम एनर्जी का लोस्ट या फिर कन्वर्जन करते हैं। तो ये जो लो है आपको वो तो समझ में आ गया कि कोई ये लो क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। वैसे एनर्जी कंजर्वेशन यदि मैं बोलूं तो एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आ चुका है, ऐसे नया नहीं है। नया क्या है? तो आपको दूसरी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में यदि लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज कंजर्व्ड, तो वो हो जाएगा आपका एनर्जी कंजर्वेशन लो। टोटल मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम इज कंजर्व्ड, तो हो जाएगा आपका मोमेंटम कंजर्वेशन लो। टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज कंजर्व्ड, तो हो जाएगा आपका चार्ज कंजर्वेशन। ये मोमेंट, तो आपको खाली वर्ड चेंज करना है। एनर्जी के लिए ये वर्ड यूज करना है, मोमेंटम के लिए ये यूज कर देना है। ओके, थोड़ी एक्स्ट्रा और हिडन इंफॉर्मेशन आपको बताता हूं, शायद किसी को भी पता नहीं होगी। तो ये जो लो है ना वो कहीं किसी ने प्रूफ नहीं किए हुए हैं, याद रखो। एनर्जी कंजर्वेशन कहीं किसी ने प्रूफ नहीं किया हुआ है, खुफिया जानकारी है ये, जान लो, खुफिया इंफॉर्मेशन है बेटा, प्लीज याद रखो। ये जो लो है वो शायद किसी ने प्रूफ नहीं किए हुए, ये खाली वेरीफाई हुए हैं एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। यानी कि एक्चुअली इसको हम लो बोलते हैं, लेकिन वो लो नहीं है, वो है एक हाइपोथेसिस, हमारी एक मान्यता है। वो कौन सी? तो हमने जो ऑब्जर्व किया, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया और जो हमें मिला उसको हमने लो बना लिया। अभी वो पेंडिंग है, उसका डिसीजन नहीं आया, इसलिए हम इसको हाइपोथेसिस मानेंगे। लेकिन साइंटिस्ट ने उसको लो बना दिया है, तो क्या करें, हमारे हाथ में तो है नहीं। जब तक वो लो, अब बोलोगे सर तो लो प्रूफ कैसे होगा? तो लो जब प्रूफ होगा जब उसके पास कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला बनेगा। जैसे ग्रेविटेशनल लो का फॉर्मूला था कि हर एक जगह पे यही काम आएगा। आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया, E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर। जब ये फॉर्मूला आएगा, वैसे तो आइंस्टाइन का E इज इक्वल टू MC स्क्वायर फॉर्मूला इसी को ही कुछ एक्सप्लेन कर रहा है,
और 99.99% ये प्रूव हो चुका है, लेकिन अभी भी 0.001% अभी श्योर नहीं है, इसलिए तो हम यहाँ डेल्टा लगाते हैं। डेल्टा यानी कि चेंज। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। सो बच्चों, यह था आपका फर्स्ट चैप्टर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि थियरिकल चैप्टर है क्या सर, फिजिक्स में सब कुछ ऐसा ही आएगा, बोलोगे सर पहले तो ये चैप्टर आपने इतने कम टाइम में कैसे एक्सप्लेन कर दिया, तो बच्चों ऐसा मान लो ये वैसे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं था, मैंने जस्ट ओवरऑल बेसिक इंफॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे हमारे चैप्टर 2 से, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि चैप्टर 2 से जो भी चैप्टर वो सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक एक चैप्टर के लिए मुझे 10 से 15 वीडियो बनाने पड़ेंगे। 10 से 12 या 15 वीडियो बन सकते एक ही चैप्टर। जो यही चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट हुआ ना, वो चैप्टर के लिए 10 से 12-15, क्योंकि इतना हम डिटेल्स में जाएंगे। ओके, आई होप आपने एंजॉय किया हुआ है। तो प्लीज यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए अभी ही, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अपने वो फ्रेंड जो साइंस लेना चाहते हैं, साइंस को समझना चाहते हैं, फिजिक्स को प्रेम करना चाहते हैं, उसके साथ वो शेयर करिए। और प्लीज हमारे इस चैनल विजन ई लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। मैं निकुंज सर, आज इस वीडियो को देखने के लिए आई एम वेरी थैंक्सफुल टू यू। प्लीज यदि कोई डाउट डिफिकल्टी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल